गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी यूनिट 3 है। ठीक है। चैप्टर 4 समतल में गति हम पढ़ चुके हैं जो कि यूनिट 2 थी। अब यूनिट 3 का हिस्सा है जो कि गति के नियम हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। आप इसका इंट्रोडक्शन जो आज हम पढ़ेंगे वो पूरा क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो कहीं सबसे पहले जब इनके बारे में समझाने वाले थे गैलीलियो गैलीली, जिनके प्रयोग कक्षा 9th में भी आप देख चुके हैं, और आज हम उसी पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। गति के नियम को समझने से पहले बल के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो आपने अभी तक बल क्या होता है ये तो पढ़ ही लिया होगा कि जो भी हम किसी भी वस्तु पर या हमारी बॉडी पर जो बल का जो प्रभाव होता है उसे हम महसूस कर सकते हैं। अब बल का प्रभाव यानी कोई पुश या पुल होना, यानी किसी चीज़ को धकेलना या खींचना, ये बल कहलाता है। और नॉर्मली अपने कुछ उदाहरण देखे होंगे, जैसे कि किसी भारी बंडल या टेबल को खसकाने के लिए आपको अपनी मांसपेशियां यानी कि अपने हाथ से या अपने बॉडी से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, यानी अपनी मांसपेशियों के द्वारा आपने उस पर बल लगाया तब आप उसे धकेलते हैं, और इस प्रकार वो बंडल अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है और वो अपनी जगह बदल लेता है। चुंबक और कील पर लगने वाला बल, आपने चुंबक और कील के बीच में ही बल देखा होगा। आप चुंबक को कील के पास लेकर आते हैं तो कील चुंबक की ओर खिंचा जाती है, यानी कि उसे क्या लगता है, वो कील अपने ऊपर कौन सा बल अनुभव करती हैं, अपने ऊपर पुल यानी कि जो खींचने वाला बल होता है उसे अनुभव करती है। यानी बल दो ही प्रकार का होता है। जनरली जो कोई भी बॉडी पर अनुभव किया जाता है वो है धकेल और खिंचाव, यानी पुश या पुल। ठीक है। तो चुंबक और कील के बीच में जो बल होता है वो खिंचाव वाला होता है, और हमारे हाथ से हमने किसी बक्से को धकेल दिया उसका उदाहरण है धकेलने वाला। अब बल और गति का आपस में बहुत गहरा नाता है जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, पर पहले हम बल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बल जनरली दो प्रकार का होता है, एक स्पर्श बल और एक जो बल होता है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि दूरी पर लगने वाले बल होता है। ठीक है। संस्पर्श बल और दूरी पर लगने वाला बल। संस्पर्श बल मतलब कॉन्टेक्ट फोर्स। स्पर्श से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा बल जिसमें दो वस्तु के बीच में, मतलब एक वस्तु जो बल लगाती है और दूसरी जिस पर बल लग रहा है, दोनों के बीच में जो स्पर्श करके ही बल को लगाया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे बल को हम संस्पर्श बल कहते हैं, यानी कि इस बल को लगाने के लिए आपको वस्तु को स्पर्श या टच करना होगा। एग्जाम्पल घर्षण बल, जैसे कि कोई वस्तु या बस के टायर है या कार के टायर है या कोई भी गाड़ी है, जब किसी रोड पर चलती है और आप ब्रेक लगाते हैं और रुक जाती है, या नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो रुक कैसे जाती है अगर चल रही है तो, यानी कि उसके टायर और रोड जो है उसके बीच में स्पर्श हो रहा है। आप अगर खुद चलते हैं तो चलते चलते आप गिरते क्यों नहीं है, क्योंकि आपके शूज़ के जो सॉल है, तला है, और जो फ्लोर है उसके बीच में घर्षण बल हो रहा है। ठीक है। तो घर्षण बल एक संस्पर्श बल है जो हमेशा दो वस्तुओं के बीच में स्पर्श होने के बाद ही लगता है। तनाव बल यानी किसी चीज़ को खींचना है तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को पकड़कर खींचेंगे, खिंचाव देंगे, तो वो भी एक तरह का स्पर्श बल है। प्रतिक्रिया बल यानी कि जैसे तनाव बल है आप उसे खींच रहे हो, प्रतिक्रिया बल उसका उल्टा होता है, आप किसी चीज़ को धकेल रहे हो या प्रतिक्रिया कर रहे हो। ठीक है। तो वो भी आपका संस्पर्श बल होगा। प्रत्यानयन बल तथा दो कणों की टक्कर में उनके मध्य अन्योन्य बल। ठीक है। प्रत्यानयन और अन्योन्य बल दोनों ही बल है। जब दो वस्तुएं टकराती है तो टकराने के बाद या तो दोनों एक दूसरे को दूर कर देती है, टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स, और या तो वो दोनों ही एक दूसरे, पहली वाली दूसरी पर फोर्स लगा के दोनों ही एक दूसरे से स्पर्श करते हुए आगे चलती है। ठीक है। तो इस तरह से जो बल थे ये संस्पर्श बल थे जो दो वस्तुओं के बीच में स्पर्श होने के कारण लगाए जाते हैं।
दूसरा है दूरी पर लगने वाला बल, यानी कि जिनके बीच में कोई स्पर्श नहीं होता, कोई कांटेक्ट नहीं होता, जैसे कि चुंबक और लोहे की किसी कील के बीच में आप बिना छुए ही वो कील चुंबक की तरफ ऑटोमेटिक खींची चली आती है। ठीक है, तो उसके बीच में स्पर्श ना भी कराए तो थोड़ा सा पास लाएंगे तो भी आपको बल दिखाई देगा। दूसरा है चुंबकीय बल के बाद विद्युत बल। आपने देखा होगा कि आवेश है, आवेश एक दूसरे को छुए बिना ही दूर से आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। और दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। आप किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु को लटका दे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे इतनी दूर से ही नीचे की तरफ खींच लेता है, और यही कारण है कि कोई भी वस्तु जब हवा में फ्री हो जाती है तो वो हमेशा नीचे आकर ही गिरती है, क्योंकि उनके बीच में स्पर्श नहीं है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उसे नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये सारे दूरी पर लगने वाले या नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं, जिनके बीच में कोई स्पर्श नहीं होता लेकिन फिर भी दोनों के बीच में बल काम कर रहा है। अब हम 9th क्लास वाली चीज़ को ही रिपीट करेंगे, जो कि आपका गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो का प्रयोग। हमने हमारे दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में कई सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि जब हम किसी टेबल पर रखी हुई गेंद को धीरे से धकेलते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे चलती है और फिर वो रुक जाती है, क्योंकि हमें पता है कि गेंद की सरफेस और जो टेबल की सरफेस है उनके बीच में घर्षण बल लग रहा है, और घर्षण बल के कारण उसकी गति धीरे हो गई और वो रुक जाती है। कई बार साइकिल चलाते चलाते हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो टायर और रोड के बीच में घर्षण बल के कारण वो धीरे धीरे रुक जाती है। ठीक है, लेकिन ये सारे हमारे दैनिक जीवन के अनुभव होने के बावजूद भी गैलीलियो नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये चीज़ को गलत माना। उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की जो गति है, अगर वो गति कर रही है और घर्षण बल को कम कर दिया जाए, मतलब उसे रोकने वाले फोर्स को कम कर दिया जाए, तो वो और आगे तक गति कर सकती है। इसके लिए उन्होंने समझाया था कि अगर आप गेंद को लुढ़काते हैं टेबल पर, ठीक है, तो उसका तल चिकना कर दीजिए टेबल का, तो इससे घर्षण बल कम हो जाएगा और वस्तु गति करती रहेगी। अर्थात गेंद और घर्षण बल के कारण रुक रही है, और जहां पर घर्षण बल बिल्कुल ही नहीं है तो गेंद सदैव चलती ही रहेगी, क्योंकि उसे रोकने वाला तो कोई बल काम कर ही नहीं रहा है। ठीक है, इस चीज को गैलीलियो ने समझाया था। तो उसे किसी भी चीज को आपको चलाए रखना है, गति कर रही है तो गति करते रहना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आपको ऐसा कुछ करना होगा जिससे कोई बाह्य बल काम ना करे, जो कि वास्तव में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेंद और मेज के बीच में कुछ मात्रा में तो घर्षण बल लगेगा। बट उन्होंने ये चीज़ को, कंसेप्ट को समझाया था आपको कि मान लीजिए अगर घर्षण बल खत्म ही हो जाए तो वस्तु चलती ही रहेगी। अब उन्होंने अपना एक प्रयोग किया था इस बात पर, उसे हम देखेंगे। इस चित्र से समझिए, ये प्रयोग है एक। यहाँ पर पहले प्रयोग में बिंदु ए दिख रहा है आपको, जहाँ पर ये ब्लैक कलर से आपको दिखा दिया है बॉल। ठीक है, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रख दिया, नॉर्मली एक सतह बना दी इसकी ढलान, और इसके बराबर ढलान सामने की ओर बना दी है। जब पहली बार आप बॉल को इस तरह से लुढ़काते हैं, ठीक है, तो ए और बी दोनों साइड का ढलान ऐसा कर दिया है कि ए से अगर जैसे ही आपने बॉल को लुढ़काया गया तो ए पर गेंद को जब लुढ़काया है तो उस पर कौन सा बल काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल काम कर रहा है। जो वो ऊंचाई पर है तो उसे कहाँ की ओर खींच रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, और नीचे की तरफ जैसे उसको खींचा तो अभी जो यहाँ पर कंडीशन थी उससे भी ज़्यादा तेज वेग से वो नीचे की तरफ आती है, और वेग तेज होने के कारण वो नीचे जब आती है तो वो आगे की तरफ दौड़कर ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। लेकिन ऊपर से आपने देखा कि जब ये खुद इस तरह से ऊपर चढ़ रही है तो इसका वेग धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर चढ़ते समय गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम कर रही है। अभी यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण बल पूरा लग रहा है, यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम कर रही है, और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे उतरते समय तो बढ़ जाएगा, वेग को बढ़ा देगा, लेकिन ऊपर चढ़ते समय वेग के मान को कम कर देता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पर एक बाह्य बल काम करने लग गया जो इसकी गति को रोक रहा है, ऊपर चढ़ने से रोक रहा है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, इसलिए आपने अगली बार बी के ढलान को थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब थोड़ा सा इसे, जो ज़्यादा स्ट्रेट था ऊपर की तरफ, इसे थोड़ा सा झुका दिया और इसके ढलान को कम कर दिया। अब आपने ए से जैसे बल को लुढ़काया, अगेन ए की ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण गुरुत्वीय बल इसे नीचे की तरफ धकेलेगा और ये वेग से आएगी और इस तरह से चढ़ जाएगी। लेकिन ढलान कम होने के कारण अब ये
ऊंचाई तक जा सकती है, क्योंकि अब गुरुत्वाकर्षण बल इस पर लग तो रहा है पर इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। यहाँ ढलान ज़्यादा था तो गुरुत्वीय बल उसे बिल्कुल नीचे खींच रहा था, तो इसके कारण इसकी स्पीड कम हो रही थी। ऊंचाई कम करने से क्या होगा, जो गुरुत्वीय बल है वो धीरे धीरे लगेगा तो ज़रूर, लेकिन ऊंचाई कम होने के कारण कम लगेगा। ठीक है, अपोजिट इसे रोकेगा ज़रूर, लेकिन ऊंचाई कम होने से कम रोकेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि और उसने अगले एक्सपेरिमेंट में इस तल को पूरी तरह से नीचे ही झुका दिया। तो इस तरह से अब ढलान को शून्य कर दिया। शून्य कर दिया मतलब इसके जो रोकने का कारण था, गुरुत्वीय बल के कारण ये ऊपर चढ़ने में कठिन फील कर रही थी, इसके कारण ये चढ़ नहीं पा रही थी, आधी दूरी तक ही चढ़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस तल को कम ही कर दिया और कम करते करते सीधा ही बना दिया, तो यहाँ पर उसने इस ढलान को कम कर दिया। इसका मतलब है जो गुरुत्वाकर्षण बल था जो इसकी गति को रोक रहा था, उसका कारण ही खत्म हो गया। वो सरफेस पर ही है, तो अब कोई बल इसको नीचे की तरफ नहीं खींचेगा या इसे कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जैसे इसे लुढ़काया तो ये बिल्कुल सीधी चलती गई। इस स्थिति से उसने ये समझाया था कि वस्तु की गति को आप घर्षण बल या बाह्य बल को शून्य करके भी कंटिन्यूशन में रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बल की आवश्यकता वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए होती है। बल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है, या आपने जो इधर देखा इधर बल लगाए जा रहे थे, ये वस्तु की गति को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जा रहा था। ठीक है, अब बल के प्रभाव के बारे में देखेंगे। बल क्या क्या कर सकता है। बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है, मतलब आप किसी पर भी, किसी लोहे की चीज़ें या लकड़ी की चीज़ हैं या जिन पर भी आप पीटते हैं तो उसका आकार या तो टूट फूट कर छोटी हो जाती है या उसे दबाया जा सकता है कि स्पंज की बॉल है उसको ही आप प्रेस करिए तो वो दबकर उसका आकार छोटा हो जाएगा, जो फिजियोथेरेपी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उस बॉल का, ये फिंगर मोमेंट के लिए। देन कुछ भी, जैसे आप इरेजर है आपका, इरेजर को हल्का सा प्रेस करके देखिए उसका आकार छोटा हो जाएगा। स्प्रिंग को आप कंप्रेस करिए या एक्सपांड करिए तो उसका आकार बदल जाएगा। तो बल के कारण किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। दूसरी चीज़ है, बल किसी वस्तु गतिमान वस्तु है उसको रोक भी सकता है, अर्थात रुकी हुई वस्तु। इसका मतलब है कि जो बस वगैरह चल रही है या व्हीकल चल रहा है तो आपने देखा होगा उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो उसके टायर रुक जाते हैं। तो इस तरह से बल के कारण किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है, और जो रुकी हुई वस्तु है उसको चलाया भी जा सकता है। गतिमान वस्तु की चाल को भी बदल सकता है, मतलब वो धीरे चल रही हो और बल लगा के उसकी चाल को और बढ़ाया जा सकता है, या फिर वो बहुत तेज चल रही है तो उस पर हल्का सा बल लगा के उसकी चाल को कम भी किया जा सकता है। साथ ही चाल और गति दोनों की दिशा को बदला भी जा सकता है। मतलब जैसे कोई ड्राइवर है, बस चला रहा है, वो अपने स्टीयरिंग को मोड़कर दिशा को बदल सकता है, बस की पूरी दिशा बदल सकता है। ठीक है, तो बल के कारण आकार में परिवर्तन होता है, गतिमान वस्तु रुक जाती है और रुकी हुई वस्तु गतिमान हो सकती है, चाल को कम कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, और साथ ही दिशा को भी बदल सकता है। अब ये सारे पैराग्राफ में इन सभी के एग्जाम्पल दिए हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में देख चुके हैं, आप इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट है बल की परिभाषा। बल क्या होता है, तो बल एक तरह का धकेल और खिंचाव है, पुल पुश। ठीक है, जो किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में या फिर गति अवस्था में या फिर उसके आकार में, आकृति में परिवर्तन कर देता है और परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है, यही बल की सिंपल परिभाषा है। अब देखिए, हमने कहा कि बल के कारण हम वस्तु की गति, आकार और ये बदल सकते हैं, यानी क्या वस्तु खुद अपने गति आकार को नहीं बदल सकती, बल की जरूरत पड़ती है उसमें। ऐसा क्यों है, क्योंकि वस्तु की खुद की एक गुण होता है जो अपने आकार में परिवर्तन करने से रोकता है। मान लीजिए आप एक रूम में एक टेबल पर एक किताब को रख कर चले गए, ठीक है, अगले दिन आप आकर देखेंगे वो बुक वहीं आपको मिली हुई पड़ेगी, तब तक जब तक इसको किसी और ने नहीं उठाया या धकेला नहीं है, उसी पोजीशन में आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इस बुक के अंदर एक ऐसा गुण है जो अपने आप का जो अवस्था है, कौन सी अवस्था है, स्थिर अवस्था है, इसका विरोध करेगा, ये अपनी अवस्था को बदलने नहीं देगा। तो प्रत्येक वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर रहेगी, और रुकी हुई है तो रुकी हुई, मतलब गतिमान है तो गतिमान रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता।
ये वस्तु का गुण उसका जड़त्व कहलाता है। तो बल क्या करता है, किसी भी वस्तु में हमने पढ़ा ना कि वो गतिमान है तो रोक सकता है, रोकी हुई है तो गतिमान अवस्था में ला सकता है, आकार बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, ये सब कौन बदल सकता है, बल। ठीक है, लेकिन वो बल जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक वो नहीं बदलेगी, वो गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। यानी प्रत्येक वस्तु में एक गुण होता है जिसके कारण वस्तु गतिमान वस्तु है तो सदैव गतिमान उसी वेग से गति करती रहेगी तब तक जब तक उससे रोकने के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह वस्तु का गुण उसका जड़त्व कहलाता है। अब जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। इसका मतलब है कि वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो ये गुण उसका विराम का जड़त्व कहलाता है। और गति का जड़त्व मतलब अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये उसका गति का जड़त्व कहलाता है। इसके अलावा आपको तीसरा पॉइंट किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा जो कि दिशा का जड़त्व है। इसका मतलब है वस्तु अपनी दिशा, गतिमान वस्तु तब तक अपनी दिशा नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी दिशा को ना बदला जाए। ठीक है, तो ये कई सारे उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे रेलगाड़ी या बस के अचानक रुकते समय उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। यानी कि रेलगाड़ी या बस में आप बैठे हैं मान लीजिए, तो आपका शरीर बस के साथ ही आगे की तरफ गतिमान है, बस भी आगे की ओर जा रही है और बस की सीट पर बैठे आपका जो शरीर है वो भी आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन अचानक बस रुक जाती है तो आपकी बॉडी का एक गुण है, कौन सा, जड़त्व का, जो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा। तो ऐसा करने से कई बार क्या होता है कि वो यहाँ पर विराम के जड़त्व का उदाहरण लिया है तो हम ये मान लेते हैं कि बस में आप बैठे हुए सिंपल और बस अभी चल नहीं रही है और अचानक बस चल देती है तो आपकी बॉडी का जो जड़त्व है वो अभी कौन सा है, विराम का जड़त्व है। यानी कि अभी आपकी जो बॉडी है वो रुकी हुई है जब तक उस पर बल लगाकर ना खींचा जाए, यानी जब तक वो बस नहीं चलेगी तब तक आपकी बॉडी नहीं चलेगी। तो जब आपकी बॉडी विराम के जड़त्व में है और अचानक बस वाला बस चला देता है तो बस तो चल देती है और उस बस की सीट पर बैठे हुए आपकी बॉडी विराम में ही रह जाती है, एकदम उसका अपोज करती है अपनी अवस्था में परिवर्तन का। तो वो जो विराम के जड़त्व के कारण वो एकदम बस आगे की तरफ चलेगी और आपकी बॉडी वहीं रह जाती है, इसलिए आप हमेशा पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, आपने कंबल को देखा होगा, किसी भी कंबल को छड़ी से आप पीटेंगे, ठीक है, तो उसके धूल के कण अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो कंबल है, कंबल के छोटे छोटे होल होते हैं, उसके अंदर जो कण है या उसकी सतह पर बैठे हुए हैं। अब जैसे ही आपने छड़ी से पीटा, छड़ी से पीटने पर कंबल वहीं चला गया, कहाँ चला गया, जिस दिशा में छड़ी पड़ी है उसे। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए सरफेस है, अब यहाँ पर एक छड़ी है, जैसे ये छड़ी इस पे पड़ी तो कंबल कहाँ धंसा, अंदर की तरफ धंसा, और जो धूल के कण थे ये कुछ इस तरह से थे, देखो ये धूल के कण बैठे हुए, और छड़ी जैसे ही इसके ऊपर पड़ी तो कंबल कुछ इस तरह से झुक गया। ठीक है, और वो कण अपने विराम अवस्था के कारण उसी जगह पर रुक गए। ठीक है, मतलब ये खसक गया, इस पर बल लग गया तो, और वो कर्ण का जो विराम का जड़त्व था उसके कारण वो वही रह गए। तो इस तरह से वो हवा में आ चुके, हवा में आने के कारण वो उड़ जाते हैं, इसलिए कंबल को पीटते हैं तो उससे धूल के कारण उसकी सतह से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आपने एक ग्लास वाला एग्जाम्पल देखा होगा कि आप ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखकर ऊपर सिक्का रख देते हैं, और अब अभी सिक्के का विराम का जड़त्व है और कार्ड का भी विराम का जड़त्व है। आप इन दोनों में से किसी इसको आप खींच लेते हैं एकदम, इस पर बल लगाकर, तो ये तो गति के, इसका जड़त्व गतिमान अवस्था में आ जाता है, जबकि ये सिक्का तो भी विराम अवस्था में ही है। तो आप देखेंगे कि इसको खींचते ही सिक्का नीचे गिरना चाहिए, पर कुछ टाइम तक, जैसे ये कण भी कुछ समय तक के लिए ऐसे रह जाते हैं, ऐसे कुछ टाइम तक सिक्का हवा में ही रह जाता है, उसके बाद नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये सब किस कारण होता है, उसके विराम के जड़त्व के कारण होता है। फिर पेड़ के जो हिलाते हैं हम उससे, तो उससे पके हुए फल या पत्ते वगैरह होते हैं वो जल्दी नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने पेड़ पे लगे हुए जो फल या पत्तियां हैं, आपने पेड़ की डाली को हिलाया तो ये हिल गई, लेकिन ये अपने विराम के जड़त्व के कारण वहीं रह गए। इसके कारण इसके जो जोड़ होता है, इससे ये डाली आगे जा रही है और ये पीछे रह गया, तो इस तरह से जल्दी टूट के गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे एग्जाम्पल थे विराम के जड़त्व के। अब बंदूक के छर्रे की भी एग्जाम्पल ले लेते कि जब आपने देखा होगा कि बंदूक के छर्रे से या गोली से खिड़की के कांच पर एक छोटा सा छेद बन जाता है,
लेकिन पूरा कांच नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि जो तीव्र गति से बंदूक की गोली आती है और जैसे ही वो खिड़की के कांच से टकराती है तो गतिमान होकर निकल जाती है और शेष भाग जड़त्व के कारण वहीं बना रहता है। मान लीजिए कोई शेष भाग है और उसके ऊपर यहाँ आकर एकदम बंदूक की गोली पड़ती है तो केवल इतने हिस्से पर गति बल लगता है और वो अंदर निकल जाती है, जबकि आसपास वाला हिस्सा जड़त्व के कारण ऐसा कैसा ही रह जाता है। इसलिए कांच के भिन्न भिन्न भाग पे कोई बल नहीं लगता, अपने विराम के जड़त्व के कारण वो भाग ऐसा कैसा रह जाता है जिसके कारण वो नहीं टूटता। ठीक है, गति के जड़त्व की बात करते हैं तो गति का जड़त्व मतलब वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी। तो इस तरह आपने देखा होगा जब बस के अंदर आप बैठे हैं और अचानक ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो आपकी जो बॉडी है, शरीर है, वो बस की सीट पर बैठा हुआ बस गतिमान थी तो आपका शरीर भी गतिमान था, पर बस पर बाह्य बल लगाकर रोक दिया गया है, लेकिन आपके शरीर में अभी भी गति का जड़त्व था जिसके कारण आप एकदम आगे की ओर बस रुक जाती है और आप आगे की सीट से टकरा जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर तो आगे की ओर अभी भी जा रहा है, उसमें गति का जड़त्व है, इसलिए वो एकदम आगे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, जैसे ही आप चलती गाड़ी से आपने देखा होगा कोई भी पर्सन है वो सडन कूद जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा नीचे गिरता है, जबकि चलती गाड़ी से जो कूदने वाला इंसान है उसे कुछ दूरी तक गाड़ी की दिशा में दौड़ना पड़ता है। ठीक है, आपने जनरली बस या ट्रेन में चलती बस में या चलती ट्रेन में चढ़ते हुए लोगों को देखा होगा कि वो कुछ दूरी तक बस की या ट्रेन की दिशा में दौड़ते हैं, उसके बाद ही वो ऊपर चढ़ सकते हैं, या कूदते समय भी उन्हें थोड़ी देर तक उस दिशा में दौड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ट्रेन से कूदा है तो उसकी वो तुरंत रुक जाएगा, तो उसकी वस्तु गतिमान थी और एकदम उसने अपने गति के जड़त्व में परिवर्तन किया जिसके कारण वो गिर जाएगा। ठीक है, जबकि वो जैसे ही कूदा है और उसकी थोड़ी देर तक दौड़ता रहेगा कूदते ही, तो उसकी वस्तु जो शरीर था उसमें गति का जड़त्व बना रहेगा जिससे वो नहीं गिरेगा। गति के जड़त्व में अचानक परिवर्तन कर देंगे तो वो उसका विरोध करता है जिसके कारण वो गिर सकता है। हथौड़ा या हत्थे से ढीला हो तो उसके हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हथौड़ा हत्थे से कम कस जाता है। मतलब आपने देखा होगा अगर ढीला हो और आपने किसी चीज़ को ऐसे ऐसे पटक दिया है नीचे की वजह से तो वो इसमें फिट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमीन से लगते ही जो हत्था है वो विराम अवस्था में रहता है और हथौड़ा जो था, ठीक है, वो उसको आपने गति करवाई, उसको ठोका है आपने, तो गति होने के कारण वो उसके अंदर फंस जाएगा, जबकि वो स्थिर था। दोनों ही गतिमान होते तो एक दूसरे में फिट नहीं हो पाते। तो यहाँ पर क्या करा है कि जो हत्था था उसको स्थिर रख दिया है, तो हथौड़ा उसमें आसानी से टाइट हो जाता है। जनरली ये और ये वाले उदाहरण आते हैं, ये वाला उदाहरण नहीं आता। ठीक है, ये वाला जैसे ट्रेन वाला एग्जाम्पल था सेम वही था कि लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर से दौड़कर कूदते हैं, मतलब अगर वो थोड़ी देर तक दौड़ते हैं उसके बाद ही वो कूदते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी दौड़ते हुए सडन अगर आप उसे गतिमान अवस्था से शून्य अवस्था में ला देते हैं, विराम अवस्था में, तो वो उसकी बॉडी में परिवर्तन नहीं हो पाता और गति के जड़त्व के कारण उन्हें चोट लग सकती है या गिर सकते हैं, इसलिए उन्हें कुछ टाइम तक के लिए दौड़कर ही फिर कूदना पड़ता है। ठीक है, ये चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति द्वारा एक सिक्का ऊपर से उछालने पर वह पुनः व्यक्ति के हाथ में ही आ जाता है। ऐसा क्यों? तो मान लीजिए कोई ट्रेन है या बस है, ठीक है, उस पर कोई व्यक्ति अंदर बैठा है और जो सिक्का है, अब जैसे ही अपने सिक्के को उछाला तो वो भी गति में था और जो गाड़ी में बैठा हुआ पर्सन है वो भी गति कर रहा है, तो दोनों ही गतिमान अवस्था में होते हैं। अतः जैसे ही सिक्के को आप ऊपर की ओर उछालते तो सिक्का भी एक कर्वपात बनाकर आगे की ओर जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे आपने सिक्का उछाला और वो ऊपर जाके हल्का सा आगे की तरफ गिरा, तब तक आप यहाँ बैठे थे और आप गति कर रहे थे, तो इसलिए आप आगे की तरफ आ गए, तो वो सिक्का वापस आपके ही हाथ में आ जाता है, क्योंकि दोनों के अंदर गति का जड़त्व होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन के गति के नियम को पढ़ेंगे। धन्यवाद।